हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत दिन से मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास 8 का करना है। ओके, तो इसका मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि आप देख ही रहे हो सामने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी बुक वाला क्या करता है ना, कोई सेंट्रल कैरेक्टर चूज करता है ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। तो यहाँ दो बच्चे हैं, पहेली एंड बूझो। ये समर वेकेशन में जाते हैं अपने अंकल के घर। उनके अंकल एक फार्मर है, ठीक है। और वहां जाने के बाद वो क्या देखते हैं, वो कुछ कुछ टूल्स देखते हैं, खुरपी, सिकल, शोवल, प्लाव, ठीक है। वो फील्ड में देखते हैं, खेतों में देखते हैं, ठीक है। अब उनको क्या पता चलता है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, ये यूज होती हैं प्लांट के प्रोडक्शन में, जिसको हम कह सकते हैं, प्रोडक्शन सही वर्ड नहीं है, कल्टीवेशन है, ठीक है। हम सभी को देखो, जिंदा रहने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। मेरे ख्याल से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे, स्ट्रोक को भी थोड़ा कम करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम भी एनिमल्स की तरह, और यानी एनिमल्स हो गए, हम हो गए, वी आर ऑल्सो एनिमल्स बाय द वे, ठीक है। हम भी तो एनिमल ही हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो हमको भी फूड चाहिए, पर प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड प्रोडक्शन खुद करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे या एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए, लेकिन प्लांट किस पे डिपेंड रहेगा? वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाना, फूड ग्रीन्स का बंदोबस्त करना, उसके लिए तो हमको प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्लांट का सही तरीके से प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कल्टीवेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि डिजीज वगैरह भी हो जाते हैं ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही जगह पे सही चीज़ों को पहुंचाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So now let's proceed and let's try to learn more about some agricultural practices. देखो, एग्रीकल्चर जो है वो हिस्टोरिकली भी देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। देखो 10,000 बीसी तक लोग जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ नोमैडिक थे, यानी बंजारे थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमना, कहीं भी एक जगह सेटल नहीं होना, ये उनका काम था। पर बाद में क्या हो गया कि वो कल्टीवेट करना शुरू कर दिए, राइस का प्रोडक्शन शुरू किए, वीट का प्रोडक्शन शुरू किए, बाकी फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू किए। यानी हम कह सकते हैं कि उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आ गए धीरे धीरे। तो उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। एक जगह पे सेटल हो गए, खेती जब इंसान करने लगा ना, तो वहां से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का शुरुआत हो गया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट देयर। इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक जैसे आप एक मूवी देख रहे हो ना, आप एक स्टोरी सुन रहे हो, वैसे ही समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा रहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप। जब एक ही तरीके के पौधों को सॉरी, मैं एक ही जगह पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लगाता हूँ, तो उसे क्रॉप कहते हैं। मैं अपने घर में छोटा सा फील्ड बना के वहां दो पौधे लगा दूंगा चावल के, हाँ, राइस के या व्हीट के, दैट इज नॉट क्रॉप। Yes, that is not crops, and I'm doing this just by as a hobby, right? You're not doing means doing cultivation there. तो क्रॉप क्या होता है? जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप करते हो एक ही जगह पे, एक ही तरह के प्लांट्स का, उसको क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप्स के टाइप्स तो बहुत होते हैं। सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अब अलग अलग सीजन में जैसे जैसे वो ग्रो होंगे, वैसे वैसे हम उनको कैटेगराइज करते हैं। क्योंकि इंडिया में देखो, एक इंडिया एक वास्ट कंट्री, हर कोई जानता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है जिसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। मेरे ख्याल से आप जानते होगे, छोटे क्लास में पढ़े हो ना, अभी भी कोई बहुत बड़े क्लास में नहीं हो, पर इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया में आपको सारा वैरायटी मिल जाएगा जो कि कॉन्टिनेंट में मिलता है। इंडिया में डेजर्ट भी हैं, इंडिया में आप देखोगे तो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, राइट। इंडिया में बर्फीली जगह भी है, हिमालयाज भी है। तो इंडिया में फिर
मैनग्रोव भी है, इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, तो इंडिया में वेस्टर्न घाट भी है, सब है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर वेरी कर जाता है, यहाँ ह्यूमिडिटी वेरी कर जाता है, रेनफॉल वेरी कर जाता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। आप राजस्थान चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, वहाँ रेनफॉल बहुत कम है। ठीक इंडिया के अपोजिट साइड मेघालय चले जाओ, वहाँ रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रॉप्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हमको किस पे कंसंट्रेट करना है? द मेजर सीजन्स जहाँ पे क्रॉप होते हैं, कौन कौन से वैरायटी है? पहला तो देखो खरीफ क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप होता है, और दूसरा रबी क्रॉप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे लोग, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्या लगता है, सही है? ऐसे समझने का कोशिश करो, बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में सो करते हैं, ध्यान देना, सो करते हैं, हम काटते नहीं हैं, हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं, करेक्ट है? तो उनको हम कहेंगे कि दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, दे आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम में आएगा, ये गारंटीड है, तो ध्यान से समझना इसको। रबी क्रॉप क्या होता है? जिसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, यानी उसको सोइंग करेंगे अक्टूबर में, उसको हार्वेस्ट करेंगे मार्च में। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था, मैं अपने नानी के घर जाया करता था, जो कि बिहार में है। वहाँ कल्टीवेशन होता था, तो मुझे याद है कि वहाँ पके हुए व्हीट हुआ करते थे। उसी सीजन में जब हम समर वेकेशन में जाते थे, तो बेसिकली व्हीट का सीजन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, व्हीट इज अ रबी क्रॉप एंड इट इज हार्वेस्टेड इन मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच ये होता है, अक्टूबर में सो करते हैं, मार्च में इसे हार्वेस्ट करते हैं। बच्चे लोग जानते हो हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करना इन द सेंस फसल को काटना। ठीक है, तो मुझे याद है जब मैं आपकी उम्र का था, मतलब क्लास 8 में, 7 में, 9 में, तो उस टाइम पे मैं जाता था, तो उस रबी सीजन का हुआ करता था, और वो वीट के हार्वेस्टिंग का हुआ करता था, क्योंकि मेरे जो गांव के खेत थे, उसमें वीट ज़्यादा हुआ करता था। तो ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? याद रखोगे। खरीफ क्रॉप को, वो मतलब खरीफ क्रॉप जो होता है उसको सो किया जाता है जून में, और उसको सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल याद रख लो, पैडी में, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इस तरह से। नाउ पल्सेस और वेजिटेबल्स को तो बहुत ही तरह तरह के सीजन्स में कर दिया जाता है। एक और सीजन होता है जैद सीजन, वो इसमें नहीं मेंशनड है, तो नहीं डिस्कस करेंगे। हमको एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है ना, एग्जाम में मार्क लाना है हमें। ठीक है, नॉलेज के लिए किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको लिखो। ठीक है, कोई भी प्लांट हो घर पे, आप ही अगर प्लांट रखे हो, आप उसको केयर करते हो ना, there is a proper there is a proper procedure or proper steps are there which you have to maintain in order for the plant to survive, right? प्लांट को अगर सर्वाइव करवाना चाहते हो, अच्छे से रखना चाहते हो, तो कुछ प्रैक्टिसेस करने होते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जस्ट अ सेकंड, सॉरी मैंने तो ये कर दिया। सॉइल का प्रिपरेशन, ठीक है, सॉइल का सोइंग होना चाहिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड होने चाहिए। पहले तो सॉइल को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो मतलब सॉइल अगर तुम्हारा ठीक नहीं है, उसको मैन्योर मिलाओ, उसको उसको अच्छा बनाओ। कई बार क्या होता है कि हमारा सॉइल ही खराब होता है। सॉइल में या तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, सूखा होता है, सैंडी होता है, तो उसको थोड़ा क्लेई बनाया जाता है, क्लेई मिक्स किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉइल तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। फिर उस पर सोइंग करना है, यानी बीजों को लगाना है। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, मैं अभी नाम बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग यानी बीजों को लगाना, बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जितना भी खाद है, सॉइल के लिए हेल्दी चीज़ें हैं, वो तुम सॉइल में मिलाओगे। उसके बाद इरिगेशन करोगे, यानी पानी दोगे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स तुम्हारे गार्डन में है, तुम्हारे फील्ड में है, कहीं भी, तो उनको रिमूव करोगे। ये होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स या प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हार्वेस्ट करोगे। तुम जितना मेहनत करके क्रॉप्स को उगाए हैं, लास्ट में उसमें उनको काटोगे, यानी उनसे फसल निकालोगे। लास्ट में इसके बाद एट लास्ट आप उसको स्टोर करोगे।
ये लिखता बहुत लास्ट में है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चे लोग? स्टोरेज, बिकॉज इफ यूर स्टोरेज इज नॉट प्रॉपर, अगर तुम ढंग से स्टोर नहीं कर पा रहे हो, उसमें अगर मॉइस्चर चला गया, तुम्हारा पूरा फसल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब सॉइल को प्रिपेयर करना क्या होता है? पहली बात, तुम्हारा जो भी तुम सॉइल ले रहे हो, उसको टर्न करना है, उसको लूज करना है। आप देखे होगे गांव में ट्रैक्टर से या बैलों से ये किया जाता है। पहले तो बैल यूज होते थे, अब तो ट्रैक्टर यूज होते होंगे, जिसको हम कहते हैं प्लाविंग। प्लाविंग कहते हैं ना, खेतों में हल चलाना। तो उससे क्या होगा कि वो लूज होगा, ठीक है, और काफी सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि तुम जो भी प्लांट लगाओगे, सो करोगे, उसके रूट्स पेनेट्रेट करेंगे डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर तक जाएंगे। ठीक है। और आपका सॉइल लूज रहेगा ना, तो एयरी रहेगा, हवा अंदर जाएगा, तो प्लांट का रूट भी सांस ले पाएगा। ठीक है। allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. They can't breathe because the soil is loose, right? ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है, क्यों करना है, तो तुम तो ये लिखोगे ब्रीदिंग वाला एक प्रॉपर्टी, मतलब कि पॉइंट लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? जो लूज किया हुआ सॉइल रहता है, उसमें अर्थवॉर्म्स और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सॉइल को फर्दर और सॉफ्ट और लूज बनाते हैं, और उसमें ह्यूमस डालते हैं। ह्यूमस क्या है भाई? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस, जस्ट अ सेकंड। ह्यूमस क्या है? ज़्यादा डार्क हो गया, छोड़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ठीक है। ह्यूमस जो होता है, वो एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। यानी जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें का मतलब डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमस को इसमें ऐड करता है। कौन? तो हम सॉइल को लूजन अप करें क्यों? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर लूजनिंग अप द सॉइल, एंड व्हाई इज इट इवन नेसेसरी। तो हमने ऑलरेडी ये चीज कवर किया हुआ है, देखो कि जस्ट अ सेकंड। हाँ, यस। जो लूजन्ड सॉइल होता है, वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं इसमें। तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखोगे कि सॉइल को ग्रो करने के लिए सॉइल में माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म को कहा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो वो नहीं होंगे तो उसमें ह्यूमस ऐड नहीं होगा। ठीक है। ह्यूमस ऐड नहीं होगा तो प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट गेन नहीं कर पाएगा ना, उसको ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ह्यूमस क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे प्लांट्स में, जो हम क्या कहते हैं, सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, चाहे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, सॉइल थोड़ा डार्कर दिखता है, वो ह्यूमस होता है बच्चे लोग। ठीक है। ठीक है। तो इस ये काम करता कौन है? उसको लूजनिंग करना, उसको टर्निंग करना करता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, अर्थवॉर्म्स करता है। ठीक है। चलो सही है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पर हाइलाइटेड है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। सॉइल में मिनरल्स होते हैं, सॉइल में वाटर होते हैं, एयर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ तक कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है। कैसे? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होंगे भाई? मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में ही मिक्स करता है। हम क्या होते हैं बच्चे, आखिर में लास्ट में हमारा क्या होता है? हम सब सॉइल में जाकर मिलते हैं ना, तो दे गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो मैनी न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंसान के, जानवर के शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सॉइल में दोबारा रिलीज बैक हो जाते हैं, और उसको फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर प्लांट बन जाता है। तो ये एक है, हम इसको कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है ना? हम जाते हैं प्लांट, हम खाते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को। हम जब मरते हैं तो हम उसी सॉइल में मिल जाते हैं और फिर प्लांट बनता है। ठीक है, साइकिल ऑफ लाइफ। नाउ
जो हमारा टॉप सॉइल होता है कुछ सेंटीमीटर का जो लेयर होता है वो ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वही न्यूट्रेंट रिच होता है ना, उसी में तो न्यूट्रेंट होते हैं, वही न्यूट्रेंट रिच होता है, उसको हम टॉप सॉइल ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि अगर आप टर्न नहीं करोगे, लूज नहीं करोगे, तो प्लांट्स पूरी तरह से इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज कर पाएंगे? ठीक है, एरी कैसे बना पाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए तो इसको कहते क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, या फिर इन कॉमन वर्ड्स मैं कह सकता हूँ इसको प्लाइंग। ठीक है, प्लाविंग, प्लाइंग, कुछ भी बोलो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है भाई। ठीक है, तो अब ये प्लाविंग होगा कैसे, खेती होगा कैसे, हल चलाना होगा कैसे, ये सब नाम तो आप सुने होंगे ना, सुने होंगे अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुने होंगे कि उनके घर खेतों में जब वो अपने गांव के किस्से सुनाएंगे आपको कि इन माय विलेजेस, सॉरी मैं तो इंग्लिश में बोलने लगा, घर वाले लोग तो यही बोलेंगे कि देखो हमारे गांव में बच्चे हम जब खेती करते थे तो इस तरह से फसल उगती थी, ये होता था। तो आप उनसे पूछो, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है जितना आप सीखोगे जानोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल के जमाने के बच्चे खेतों में कहाँ जाते हैं, सब तो एंड्रॉयड फोन लिए रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ोगे, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, वो बताएंगे आप। ठीक है, तो जो प्लाव होता है, हल होता है जो, वो वुड और आयरन से बना होता है। कई जगह वुड से बना होता है, कई जगह उसमें आयरन टिप लगा देते हैं या आयरन से बना देते हैं। पूरा आयरन से बनेगा तो उसको तो ऑब्वियसली कैरी करने में मुश्किल हो जाएगा, तो वुड के ऊपर एक टिप रहता है, उस पे लगाया रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, जो प्लाविंग होगा वो करें कैसे? तो उसके लिए हमको या तो कोई ट्रैक्टर चाहिए, मशीन चाहिए, आइदर पुराने जमाने में बैल करते थे उसको, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं बुल। ठीक है, अब जो खेती हो चुका है उस खेत में बहुत, देखो, उस खेत में बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, बड़े बड़े मिट्टी का ढेला हो जाता है, हम इसको हिंदी में कहते हैं ढेला, उसको भी तोड़ना जरूरी होता है। फील्ड को लेवलिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, फील्ड को लेवलिंग करेंगे ताकि वो प्लेन हो। फील्ड को उसके बाद फील्ड में लेवलिंग कर देने पे क्या होगा कि बीज लगाने में दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग, सी इट्स रिटन हियर, सोइंग, सोइंग इज, सोइंग विल बी इजियर, बीज लगाना आसान होगा, साथ ही साथ पानी देना है जिसको हम इरिगेशन कहते हैं वो भी इजियर होगा। और लेवलिंग जो होता है वो एक लेवलर से होता है। आपको मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर डायग्राम सबका दे दूं। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे डायग्राम तो आप समझ पा रहे हो। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मैन्योर क्या होता है भाई? एक ऐसा खाद, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि हम फील्ड में दें अपने या सॉइल में डालें तो वो उस सॉइल को और उपजाऊ बनाएगा और फर्टाइल बनाएगा, बट वो केमिकल से नहीं बना होता, वो ऑर्गेनिक होता है, ये याद रखोगा। ठीक है, तो सॉइल को हम प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर करेंगे, फिर सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट करेंगे, थोड़ा सा गीला करेंगे सोइंग से पहले। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये एक बीम है, ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना, ये बीम है जिसके जो कि उनके गले पे है, कंधे पे कह सकते हैं हम, कंधे पे है। ठीक है, और ये प्लाविंग करने का शाफ्ट है, और ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये प्लाव है, ये प्लाव है। और मैं कह रहा था ना, ये जो टिप होता है, इसको, ये आयरन का होता है पर ये तो पूरा लकड़ी का होगा, तो बैल उठाएगा कैसे, इतना लोहे का सब टोटल रहेगा। ओके, दैट विल बी डेंजर, मींस क्वाइट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो प्लावशेयर क्या होगा? प्लावशेयर क्या होगा? ये जो जगह आप देख रहे हो, मैं यार अब करता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो जगह आप देख रहे हो इसको प्लावशेयर कहते हैं, ये जगह प्लाव शाफ्ट होता है और ये जगह बीम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, प्लाव जो होता है वो कई जमाने से, कई साल पहले से यूज हो रहा है, साल क्या कई जनरेशन से यूज हो रहा है, पर उसका यूज क्या है? सॉइल को प्लाव करना, टिलिंग करना, वो तो है ही। फर्टिलाइजर्स को क्रॉप में मिलाना, क्योंकि अगर हम उसको लूज नहीं करेंगे, उसको टर्न नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? वीड्स को रिमूव करना, जो भी फालतू के पौधे हैं उसमें उसको रिमूव करना, सॉइल सॉइल को टर्न करना, ये सारा काम वो करता है। ठीक है, कई जगहों पे देखो क्या होता है कि वैसे तो ज्यादातर पुराने जमाने में बुल्स के पेयर जो होते हैं, एक जोड़ा, यानी कि टू बुल्स ही उसको पुल करते हैं, पर कुछ जगहों में हॉर्सेस भी पुल करते हैं, कुछ जगहों में कैमल्स भी पुल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी। अब राजस्थान में कोई कर रहा है तो कैमल होंगे, हॉर्सेस कर रहे हैं किसी, कई कई ऐसी जगह है जहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, नॉर्थन इंडिया में भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्लाव शाफ्ट के बारे में भी बताया है, प्लाव शेयर के बारे में भी बताया है।
ठीक है। और एक बीम होता है, ये भी मैं बताया हूँ, जस्ट अ सेकंड, सॉरी या एक बीम होता है जो मैंने बताया है, जो बुल्स के नेक पे या कंधे कंधे पे कह सकते हो कि प्लेस्ड होता है। ठीक है ना। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बुल्स को तो खींचना है नहीं, ट्रैक्टर्स वगैरह है, तो वो लोहे का प्लाव पूरा रखते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ना व्हाट इज हो, ये हो क्या है भाई? तो ये आप देख रहे हो, ये एक बेंट प्लेट होता है, ये बेंट प्लेट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ पे देख सकते हो तुम, इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। वीड्स को हटाने के लिए, यानी कि व्यर्थ बेकार के जो पौधे हैं उनको हटाने के लिए, और सॉइल को लूज करने के लिए। ठीक है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, चौड़ा एंड बेंट, टेढ़ा प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे, वैसे ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, क्लियर तो उतना होगा नहीं, बट फिर भी ये एक चौड़ा प्लेट है और बेंट है। ओके। इसे भी जानवर ही खींचते थे, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी, एदर इट कैन बी बुल, हॉर्स और कैमल। ओके। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, चीजें आसान है। अभी देखो यहाँ पर कल्टीवेटर के बारे में भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सोइंग को एक्सप्लेन किया जाएगा, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करना है, तो बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमको जानने को यहाँ मिलेगा। तो अच्छे से ध्यान से देखते रहो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ देखो, कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर जो पुराने ज़माने में हम हाथों से किया करते थे, कल्टीवेटर क्या करता है, समय बचाता है, हमारा हार्ड वर्क बचाता है, और वो कम समय में वो उस काम को कर देता है। तो मेन काम हो रहा है वही, यानी हल जोतना ही है, खेतों को टिलिंग करना ही है, बट कल्टीवेटर उस काम को थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता है, कम समय में कर देता है, ये उसका फायदा है। अब देखो सोइंग क्या होता है, सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बीज को बोते हैं। ठीक है, बीज को बोते हैं या मिट्टी में डालते हैं, तो उसके लिए ऐरा गैरा कहीं से भी कुछ भी उठा के थोड़ी डाल दोगे, उसके लिए तुम्हारे पास हाई क्वालिटी के बीज होने चाहिए। ठीक है ना। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स ज्यादातर हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HYV सीड्स भी कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो सीड्स को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पानी में बीजों को डालो, चेक करो, अगर बीज पानी में डूब जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर बीज पानी में तैरते हैं तो सीधी बात है कि वो अच्छे नहीं है। क्यों? बिकॉज डैमेज्ड सीड्स, जो डैमेज होंगे, बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, वेयर एज जो गुड सीड्स होंगे दे विल बी हैवी, राइट, एंड सो दे विल नॉट फ्लो इन वाटर, राइट। करेक्ट, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो ट्रेडिशनली हम कैसे बीजों को मिट्टी में या कैसे बोते थे। देखो यहाँ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर एक दिया हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक ऐसा डिवाइस तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक ऐसा टूल, सिंपल टूल पकड़े हुए हैं और उसमें बीजों को डाल रहे हैं। तो वो है क्या? Shaped like a funnel, the tool is shaped like a funnel, the seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends। ठीक है। These ends pierce into the soil and place seeds there। अब देखने में तो बड़ा आसान लगेगा तुम लोगों को, है भी आसान, पर ट्राई करना कि कभी इसका प्रैक्टिकल यूज कभी गूगल में देख सको तो अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पिक्चर देने का जो ट्रेडिशनली दिखता है, बट द मोर क्यूरियस यू विल बी, इट विल मोर बेटर फॉर यू। ठीक है। तो फनल में डाल के उसको मिट्टी के अंदर कुछ अंदर घुसा दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट बीज जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाए। ठीक है, और सीड्स जो है वहां जाके सो हो जाए, काम खत्म है। अब ये देख रहे हो, सीड ड्रिल, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ये। यानी सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जो सोइंग कर देगा ट्रैक्टर्स की मदद से, और वो इक्वल डिस्टेंस में सोइंग करेगा, प्रॉपर डेप्थ में सोइंग करेगा, और ये भी इंश्योर करता है वो कि सोइंग होने के बाद सीड्स में सॉयल पड़े हैं कि नहीं, ऊपर कवर्ड है कि नहीं सीड्स। बताओ, इतना एडवांस मशीन आ चुका है। ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को कि बर्ड्स इसे ना खाएं। क्यों? क्योंकि कवर रहेंगे तो ऑब्वियसली बर्ड्स को नहीं दिखेगा ना, अगर सीड्स ऊपर ऊपर रहेंगे तो बर्ड्स को दिख जाएगा आसमान से ऊपर से ही, और वो खा जाएंगे।
तो अगर आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हो सोइंग करने के लिए तो वो आपका समय भी बचाता है, वो आपका हार्ड वर्क भी सेव करता है। डन? डन? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीड्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस देना जरूरी क्यों है? सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। दिस अलाउज प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को अलाउ करता है कि वो सफिशिएंट सनलाइट ले सकें, न्यूट्रिएंट्स ले सकें और वाटर फ्रॉम द सॉइल ले सकें, क्योंकि दूरी सही है, क्राउडेड नहीं है, कंपटीशन कम है ना, क्राउडेड नहीं है, एक दूसरे का खाना छीनेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है वैसे कि कई बार हमको कुछ प्लांट्स रिमूव करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, क्योंकि ओवर क्राउडिंग सही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर किसको कहते हैं और उसे क्यों ऐड करते हैं। मैं अगर किसी सब्सटेंस को सॉइल में ऐड करता हूँ इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने के लिए, तो उसको मैन्योर कहते हैं और फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है कि सॉइल में मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जब भी किसी सॉइल में कल्टीवेट होते हैं तो वो सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो इसलिए सॉइल को एनरिच करते रहना जरूरी है। अब देखो क्या होता है कि कई बार फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, they are growing crop after crop in the same field, they are not giving time to the field to regenerate, sorry, okay, they're not giving time to the field to rejuvenate। इस केस में क्या होगा, उसको कभी आप खाली नहीं छोड़ रहे हो, उसको हमेशा कुछ ना कुछ उगा रहे हो उस जमीन पे, तो उसको टाइम कब मिलेगा भाई? ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हम सॉइल को समय दे नहीं रहे हैं अपने आप को खुद रीन्यू करने के लिए, तो हमको करना पड़ेगा, हमको मैन्योर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसमें सब अच्छे से रहे, प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। अगर आप मैन्योर अच्छे से नहीं मिला रहे हो, प्लांट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर, सॉरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और प्लांट्स हमारा वीक होगा क्योंकि वो सॉइल्स में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो मैन्योर बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसको खाली छोड़ दिया जाता है एक जगह पे और वहां से वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि, खैर ये तो पढ़ चुके हो तुम क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, सो आई विल नॉट रिपीट इट नाउ। कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ ग्लासेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी मार्क करके 3 ग्लास हमने लिया। ठीक है, एक में हमने थोड़ा सा कावडंग मिला दिया सॉइल के साथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देख सकते हो, थोड़ा सा हमने कावडंग मिला दिया। बी में थोड़ा सा यूरिया मिला दिया और सी में कुछ नहीं मिलाया और छोड़ दिया हमने। रिजल्ट क्या पता चला, देख रहे हो? सी में बहुत ही कम ग्रोथ, ए में थोड़ा सा ग्रोथ है और बी में बहुत ज्यादा ही ग्रोथ है। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल्स होते हैं और वो रिच होते हैं काफी इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, वेयर एज मैन्योर में वैसा नहीं है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो फर्टिलाइजर बनते कैसे हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। लेकिन ये सब शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं, दे नॉट हेल्दी, बट स्टिल वी आर यूजिंग जस्ट टू इंक्रीज द यील्ड, तक ज्यादा ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तुम जरूरत से ज्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज कर लेते हो तो हमारा जो वाटर पॉल्यूशन का रीजन बन जाओगे, सॉइल को लेस फर्टाइल बना डालोगे। ठीक है, तो हर चीज का लिमिट होता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा, यहाँ तक कि वाटर सोल्यूशन बना देगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो वो है ना, इम्प्योर चीज है, केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो लगातार फर्टिलाइजर नहीं देके हमको बीच बीच में फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर देना चाहिए और फील्ड को थोड़ा छोड़ना चाहिए अनकल्टिवेटेड, जस्ट टू, ताकि वो अपना समय ले सके और फिर से रिन्यू हो सके। ठीक है, नो डाउट स्टिल नाउ? ओके, विल डिस्कस दिस। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा क्रॉप रोटेशन के बारे में। ठीक है,